तो हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम हर्ष तिवारी है और मैं आप लोगों को फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। तो आज हम वर्क एनर्जी पावर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। आप कह सकते हो कि इस चैप्टर की ये जान है। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ लो तो आप एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम को। तो बिफोर की इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करें, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ चीजों का ज्ञान आपको ऑलरेडी होना चाहिए। और वो टॉपिक्स हैं, सबसे पहले वर्क डन का ज्ञान होना चाहिए कि वर्क डन कैसे निकालते हैं डिफरेंट फोर्सेस का। तो हमारे पास वैरायटी ऑफ फोर्सेस हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय सूडो, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय टेंशन। तो बहुत सारी फोर्सेस हैं, उनका एक तो आपको वर्क डन निकालना आना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए वो है पोटेंशियल एनर्जी का, और तीसरा कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए वो है काइनेटिक एनर्जी का। तभी आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली चीज हम लोगों को पढ़नी है दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम को डिराइव करेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में तो मान लीजिए कि आपके पास एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं। वो वैरायटी ऑफ फोर्सेस हो सकती है, कोई एक्सटर्नल फोर्स हो सकती है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है, फ्रिक्शन हो सकता है, स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, सूडो फोर्स हो सकता है। तो वो सारी फोर्सेस के कारण सिस्टम में क्या आ रहा होगा, कुछ एक्सेलरेशन आ रहा होगा। तो F को मैं क्या बराबर लिख सकता हूँ, ma, जो कि न्यूटन का सेकेंड लॉ है। और फिर मैं क्या करता हूँ, एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ v dv बाय dx, और फिर मैं इसको लिख सकता हूँ mv dv इज इक्वल्स टू f dx, और फिर मैं इसको क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो मान लीजिए बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कुछ x1 से x2 हो गया, और यहाँ पे जो है पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो u से कहाँ चली गई, v तक चली गई। तो अब मैं अगर इसको आगे सॉल्व करूं तो ये वाला जो फैक्टर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है उन फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क डन। तो मैं इसको अब वर्क डन सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो W जो बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ mv dv फ्रॉम u टू v। मास को मैं बाहर निकाल लेता हूं, कांस्टेंट है, और फिर मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं v dv फ्रॉम u टू v। और जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये बन जाएगा v स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम u टू v। तो यहाँ पे अब हम डालें तो ये बन जाएगा m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वर्क डन। तो वर्क डन हो जाएगा हमारे पास हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और फिर मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं अंदर तो हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। अब आप लोगों को पता होगा कि ये चीज क्या होती है, ये होता है हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये हो गया हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो जाएगा के ई फाइनल माइनस के इनिशियल, ये हमारा वर्क डन हो गया। और फिर मैं लिख सकता हूँ कि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये जो वर्क डन मैंने निकाला है दिस इज वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस विच इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, चाहे कितनी भी n नंबर ऑफ फोर्सेस उस पार्टिकल पे लग रही। ठीक है, ये हमारा सबसे बेसिक फॉर्म है वर्क एनर्जी थ्योरम का। अब इसी फॉर्म को मैं क्या करूंगा, इस फॉर्म को थोड़ा सा चेंज करूंगा, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा जिससे आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में इजीनेस रहे। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो फॉर्म है हमारे पास वो देखिए कैसे है। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, पहले एक सिस्टम लेते हैं। तो एक सिस्टम लेते हैं, हमारे पास मान लीजिए एक सिस्टम है और इस सिस्टम में बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं। जैसे कि मान लीजिए ये सिस्टम में देखते हैं कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है। तो एक फोर्स जो लग रही है वो कौन सी लग रही है, mg। एक स्प्रिंग लगा हुआ है तो स्प्रिंग के कारण स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा। एक मान लीजिए आपका ऑब्जर्वर जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स भी लग रहा होगा। मान लीजिए यहां पे फ्रिक्शन भी था तो फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा होगा, और एक एक्सटर्नल फोर्स भी मैं अपनी तरफ से लगा देता हूं। तो टोटल देखेंगे अगर यहाँ पे तो 5 फोर्सेस लग रही हैं। और हमने क्या पढ़ा है, हमने अभी यही पढ़ा है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे बेसिक फॉर्म ये है। तो ये कौन कौन सी वर्क डन होंगे, सारे वर्क डन होंगे। तो वर्क डन कौन कौन कर रहा होगा, एक तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो रहा होगा, एक वर्क डन बाय स्प्रिंग हो रहा होगा,
एक वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो रहा होगा, एक वर्क डन बाय सूडो हो रहा होगा, और एक वर्क डन बाय क्या हो रहा होगा, एक्सटर्नल हो रहा होगा। तो इन सारी फोर्सेस का जो वर्क डन होगा वो बराबर होना चाहिए किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए। लेकिन यहां पे अगर आप देखो, हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो वहां पे दो टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ी थी। एक फोर्स होती थी कंजर्वेटिव फोर्सेस और दूसरी फोर्स होती थी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगर मैं ब्रीफ में अगर बताऊं तो कंजर्वेटिव फोर्सेस आर द फोर्सेस such that their work done depends upon does not depend upon path followed। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन पाथ के क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। बट जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है उनका वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे। तो अगर आप देखें यहाँ पे ये जो दोनों फोर्सेस हैं, ये दोनों फोर्सेस कैसी हैं, कंजर्वेटिव नेचर की। और अगर इनको देखें तो ये कौन सी है, नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, ये जो कंजर्वेटिव फोर्सेस है उनको दूसरी तरफ ले जाता हूं। तो मैं यहां पे अगर चेंजेस करूं तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय सूडो प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल को मैं यही छोड़ देता हूं और यहां पे ले जाता हूं क्या, माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग। और फिर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब हम लोगों ने जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था तो वहां क्या पढ़ा था, वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था दैट डेल्टा यू जो होता है वो होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज यहां करते हैं और फिर मैं इसको क्या लिख लूंगा, मैं इसको लिख लूंगा डेल्टा के ई और इस चीज को लिख लेता हूं मैं डेल्टा यू। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय सूडो प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू। अब आप इस कॉन्सेप्ट, मतलब ये एक अलग फॉर्म मैंने जो है वर्क एनर्जी थ्योरम की बना ली। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप क्वेश्चन को थोड़ा और इजीली कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिनमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एब्सेंट हो, जैसे मान लीजिए कि आपके सिस्टम में देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस, देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस, तो नो एक्सटर्नल फोर्सेस अपार्ट फ्रॉम कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो mg भी एक्सटर्नल फोर्स है लेकिन mg एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जब मैं यहां पे एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करता हूं तो सिर्फ उन फोर्सेस की बात कर रहा हूं जो नॉन कंजर्वेटिव नेचर की है। प्लस देयर इज नो फ्रिक्शन एंड आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो अगर ये तीनों ही फोर्सेस एब्सेंट हैं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, जीरो। और वर्क डन बाय सूडो भी क्या हो जाएगा, जीरो। और हमने जो फॉर्म पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय सूडो शुड बी इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू। बट इन दोनों फोर्सेस का वर्क डन तो क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। और फिर मैं लिख सकता हूं क्या, डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू शुड बी इक्वल टू जीरो। और फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल शुड बी इक्वल टू जीरो। तो अल्टीमेटली मैं क्या लिख सकता हूं, यू आई प्लस के आई शुड बी इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। अब आप ये वाली जो फॉर्म है ये 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन आप ये फॉर्म तभी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं जब ये तीनों फोर्सेस क्या हो, सिस्टम में एब्सेंट हो। तो इससे क्वेश्चन आपका और इजी हो जाएगा। तो ये था वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को डेरिवेशन समझ में आ गई होगी। अब हम इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। तो चलते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन मैं लेता हूं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आपके पास एक पेंडुलम है और आपने इस पेंडुलम को क्या किया, रिलीज कर दिया, इस पोजीशन से रिलीज किया है जो कि थीटा एंगल पे थी। तो यहां से जब आप रिलीज करते हो तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इसकी वेलोसिटी जब ये लोअर मोस्ट पोजीशन से पास कर रही है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो आई एम आस्किंग व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉब
व्हेन इट इज पासिंग थ्रू लोअर मोस्ट पोजीशन। तो करते हैं। देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि अभी इनिशियल पोजीशन जो है वो पार्टिकल की कहीं यहां थी, ठीक है, और फिर जब वो यहां चला जाता है तो इतना बॉब नीचे चला गया वर्टिकली। तो अगर मैं इसकी इनिशियल पोजीशन देखूं तो इनिशियल पोजीशन इस पोजीशन से अगर हम देखें तो ये ऑलरेडी यहां पे है, ये L इसका लेंथ हो गया स्ट्रिंग का। तो अगर ये L था तो ये कितना हो गया L cos थीटा। और जब ये बॉब बिल्कुल ही लोअर मोस्ट पोजीशन पे चला जाएगा तो इस लेंथ को मैं बोल सकता हूं कितना L। तो अब मैं यहां पे फोर्सेस अगर देखूं तो कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? नीचे लग रहा है क्या mg, और इधर लग रहा है टेंशन। और कोई फोर्स यहां पे नहीं लग रही है। एक लग रहा है mg और दूसरा लग रहा है टेंशन। तो यहां पे वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा? देखो वर्क डन बाय टेंशन 0 होगा। ये हम ऑलरेडी जब वर्क डन पढ़ा था तो ये बताया था आप लोगों को कि वर्क डन बाय टेंशन 0 होगा, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स अगर निकालेंगे हम लोग तो हमेशा जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट और टेंशन होगा उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम डायरेक्टली बात करेंगे किसका? mg का वर्क डन होगा यहाँ पे। और mg की डायरेक्शन में अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखो तो mg की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? ये L है और ये L cos थीटा। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है L माइनस L cos थीटा। और अब मैं लगाऊंगा क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ पे एक ही फोर्स का वर्क डन होगा, दैट इज वर्क डन बाय mg, दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब mg का वर्क डन देखें तो mg की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है L माइनस L cos थीटा। तो mg इंटू L माइनस L cos थीटा should be equal to change in kinetic energy, that is K final minus K initial, but the final initial kinetic energy is 0। जब यहां से रिलीज किया है तो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को मैं 0 रख देता हूं। और फिर यहां से देखते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी को, L कॉमन निकाल लेते हैं और K फाइनल को लिख देता हूं मैं क्या? हाफ m v स्क्वायर। m से m क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। और फिर v स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं? 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। और फिर हम क्या कर सकते हैं? v निकालने के लिए इसका अंडर रूट ले सकते हैं। तो अंडर रूट ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। और फिर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। और फिर यहां पे अगर हम लोग देखें तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा रूट GL और ये बन जाएगा कितना? साइन थीटा बाय 2। और ये मैंने लोअर मोस्ट पोजीशन पे क्या निकाल ली? वेलोसिटी निकाल ली। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी था। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। आपके पास एक मान लीजिए कि स्प्रिंग मास सिस्टम है। एक स्प्रिंग है और एक ब्लॉक है जो कि v0 वेलोसिटी से आ रहा है, मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है कि what would be the maximum compression in the spring when this block collides with this spring। ठीक है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है। तो इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हो? देखो यहां पे आप पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि क्या यहां पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। यहां पे साफ साफ पता लग रहा है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस यहां पे नहीं है। कौन कौन सी फोर्सेस लग सकती हैं? देखो यहां पे एक तो इस ब्लॉक पे mg लग सकता है, एक नॉर्मल लग सकता है, और जब ये इसके साथ टकराएगा तो टकराने के बाद ये सिचुएशन होगी। देखो टकराने के बाद ये कंप्रेस हो जाएगा स्प्रिंग, तो ये अपनी ओरिजिनल लेंथ से कुछ कंप्रेस हो जाएगा। तो जिस टाइम पे ये मैक्सिमम कंप्रेशन पे होगा एक्सएम पे, उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस पॉइंट पे क्या होगी? 0 होगी। तो तीसरी फोर्स जो लग सकती है वो स्प्रिंग फोर्स लग सकती है। तो ये तीनों ही फोर्सेस कैसी हैं?
कंजर्वेटिव नेचर की है, ये तो नहीं, mg कंजर्वेटिव है, स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव है, और अच्छी बात ये है कि नॉर्मल का वर्क डन क्या होगा, जीरो, और इनफैक्ट mg का भी वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि mg और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। इनफैक्ट ये दोनों ही फोर्सेस से एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, तो वर्क डन बाय mg भी जीरो होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल भी क्या होगा, जीरो होगा। सिर्फ वर्क डन किसका होगा, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन होगा। और स्प्रिंग फोर्स कैसी फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो मैं यहां पे अगर डायरेक्टली ये लगा लूं तो ज्यादा बेटर है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो शुरुआत में देखिए तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का मैं जीरो मान लेता हूं, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कभी भी सिस्टम की चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो सेम सरफेस पे है, कोई भी हाइट में चेंज नहीं आ रहा है। और अगर मैंने इस सरफेस का पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि ना हाइट चेंज हो रहा है, और दूसरी बात ये स्प्रिंग बिल्कुल भी कंप्रेस्ड नहीं है, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। और जब ये फाइनल पोजीशन देखें तो स्प्रिंग प्रॉपर्ली कंप्रेस्ड हो चुका है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो है, तो यू फाइनल कितना हो जाएगा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी सिस्टम में, तो हाफ के एक्सएम का होल स्क्वायर, और के फाइनल कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हाफ से हाफ कैंसल आउट हो जाएगा, और फिर अगर देखें तो बचेगा क्या, एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स मैक्स का होल स्क्वायर। तो एक्स मैक्स का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर बाय के, तो एक्स एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट एम वी नॉट स्क्वायर बाय के। तो ऐसे हमने क्वेश्चन को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखाता हूं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये मेंस का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि अ पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ वेरिएबल फोर्स 4x i कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप in a horizontal xy plane. Assume distance in meters and force in Newton. If the particle moves from point 1 2 to 2 3 in xy plane, then the kinetic energy changes by. देखो यहाँ पे एक सिंगल फोर्स लग रही है, कौन सी, ये वाली फोर्स, और ये एक एक्सटर्नल फोर्स है, और कोई फोर्स तो लग नहीं रही है। और हमने एक फॉर्म पढ़ा है क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय सूडो should be equal to change in kinetic energy. But work done by friction और in fact mg भी, work done by pseudo plus work done by mg plus work done by spring is equals to change in kinetic, ऐसा एक फॉर्म पढ़ा था हमने। लेकिन यहाँ पे ना mg लग रहा है, ना स्प्रिंग लग रहा है, ना सूडो लग रहा है, ना फ्रिक्शन लग रहा है, ये सारी फोर्सेज एब्सेंट है। तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे वर्क डन एक्सटर्नल का निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए अगर आपको याद हो, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कैसा लग रहा है, उसके दो कंपोनेंट है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, और प्लेन में मूव कर रहा है तो इसका छोटा सा अगर डिस्प्लेसमेंट में डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप ले लूं, तो जो स्मॉल वर्क डन होगा डी डब्ल्यू वो होगा इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर, और फिर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करूंगा तो एफ एक्स डी एक्स, या ऐसे ही कर देते हैं हम लोग, पहले वैल्यूज डाल देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, और डी आर को क्या लिख सकता हूँ, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ये मैंने वैल्यूज डाल दी। तो जो स्मॉल वर्क डन आ जाएगा वो आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रल नहीं पहले डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, और फिर मैं क्या करता हूँ, इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, तो टोटल वर्क डन जो होगा वो होगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, और लिमिट्स कहां से कहां तक डालेंगे, और मैं अगर यहां पे देखूं तो एफ एक्स कॉम्पोनेंट कितना है 4x और y कॉम्पोनेंट कितना है 3y स्क्वायर, तो यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वर्क डन आ जाएगा कितना 4x dx फ्रॉम 1 to 2 प्लस एफ वाई डी वाई 3y स्क्वायर डी वाई फ्रॉम कहां से कहां तक 2 to 3, और फिर इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 1 to 2, और ये बन जाएगा 3y स्क्वायर y क्यूब बाय 3
फ्रॉम 2 to 3, क्या क्या कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करें तो ये बनेगा 2, और ये इसके अंदर लिमिट्स पुट करोगे आप, तो लिमिट्स पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 - 1 दैट इज 3, और यहाँ पे पुट करोगे तो 3 3 9 3 27 -4, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 6, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ 8 आएगा क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे, तो 6 और 27 - 8 कितना 19, कितना आ जाएगा 25, ये वर्क डन आएगा, और वर्क डन ही किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना आ जाएगा 25 जूल्स, जो कि कितना है हमारा सी ऑप्शन है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम को लगाएंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन करता हूं मैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक बॉल है जिसको 10 सेंटीमीटर हाइट से थ्रो किया है, 10 सेंटीमीटर, और फिर जब ये बॉल इस प्लेटफॉर्म पे पड़ती है तो क्या होता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है कितने से डिप्रेस हो जाता है, h/2, मतलब अगर ये 10 था तो ये 5 सेंटीमीटर से और क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। तो बोला गया है कि अगर ऐसा हो रहा है, इसका मास दिया हुआ है कितना 100 ग्राम, तो क्वेश्चन में पूछा है द स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी, तो निकाल लेते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। यहाँ पे देखो कौन कौन से वर्क डन होंगे, एक तो होगा वर्क डन बाय mg और एक होगा वर्क डन बाय स्प्रिंग, एंड दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब इसको रिलीज किया था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, और जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन ले लेगा तो उस टाइम पे इसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी 0, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आने वाली है 0 आने वाली, और वर्क डन बाय mg कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय mg हो जाएगा, देखो mg नीचे लग रहा है और mg की डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट देखो तो कितने सेंटीमीटर का हो रहा है 15 सेंटीमीटर का, तो mg इंटू 15 इंटू 10⁻², और स्प्रिंग पोटेंशियल, स्प्रिंग का वर्क डन कितना हो जाएगा -½ के x2² - x1², यहाँ x2 फाइनल कंप्रेशन है और x1 इनिशियल कंप्रेशन है, इनिशियल कंप्रेशन तो स्प्रिंग का 0 है और फाइनल कंप्रेशन कितना है 5 सेंटीमीटर का, तो 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप देखो m की वैल्यू डाल देते हैं, तो m की वैल्यू कितनी डालोगे आप 0.1 kg, और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 15 इंटू 10⁻², यहाँ बन जाएगा ½ k, यह जाएगा 25 इंटू 10⁻⁴। सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो कितना 15 to 30 डिवाइडेड बाय 25, और यहाँ पे आ जाएगा 10⁻² एंड -4 ऊपर जाएगा तो ये 10⁻² बच जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ k बचेगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 5 एंड 5 6, और फिर इसको आप करोगे सॉल्व तो ये आ जाएगा हमारे पास k इज इक्वल्स टू 600/5, तो ये k की वैल्यू आ जाएगी 120 न्यूटन पर मीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ऐसे आप देखो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के आप लोग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी बहुत ही इजीली कर सकते हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे तो और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करने की ट्राई करेंगे। तब तक के लिए आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।